अब भी मैं नहाने के लिए बाथरूम जाती, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। मेरे घर में मेरे 17 साल के बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। मैं पिछले 3 साल से विधवा हूँ। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बाथरूम से नहाकर निकली। सब नॉर्मल लग रहा था। बेटा अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलने लगी। तभी अचानक घर में किसी के चलने की आहट आई। मैं एकदम चौंक गई। दरवाजा बंद था, फिर भी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। मेरा बेटा सामने ही था। एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में। जो नजारा मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम जानवी है। मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। मेरी शादी एक हादसे जैसी थी, क्योंकि वो शादी असल में मेरी बड़ी बहन की होनी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी और मैं बहुत खुश थी, लेकिन अचानक माहौल बदल गया जब पता चला कि मेरी बड़ी बहन घर से भाग गई है। उसका कमरा खाली था और कहीं कोई निशान नहीं था कि वो कहाँ गई। घर में हंगामा मच गया, लड़की भाग गई है। ये बात अभी बाहर नहीं फैली थी, लेकिन सब डर गए कि अगर ये खबर बारात में फैल गई तो इज्जत का क्या होगा। तभी उसके ससुराल वालों ने जोर से कहा, चलो वापस चलते हैं। अगर अब वापस गए तो समाज में मुंह नहीं दिखा सकेंगे। मेरे ऊपर नजरें टिक गईं और फिर ये कहा गया, छोटी बहन को ही दे दो ताकि शादी भी हो जाए और इज्जत भी बच जाए। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई थी। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। सबने यही कहा, तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो। मेरी बहन के होने वाले पति मुझे पहले से पसंद करते थे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उनकी माँ जरूर नाराज थी। उन्होंने कहा, ऐसे घर से रिश्ता नहीं करना चाहिए जहाँ की लड़की भाग गई हो। पर मेरे होने वाले पति की जिद और मेरे घर वालों की मजबूरी के चलते वही शादी तय हो गई। और शादी हो गई। मुझे आज भी नहीं पता मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया, पर उसके एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मेरे पति, जो पहले मेरी बड़ी बहन के लिए चुने गए थे, मुझसे कई साल बड़े थे। मेरी बहन तो भाग गई थी, लेकिन जाते जाते उसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। शादी के बाद मुझे ससुराल में बहुत सी बातें सुनने को मिली। लोग मुझे ऐसे देखते जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो, जैसे मैं खुद भागकर आई हूँ। पर सबके बीच में एक ही इंसान था जो मेरा साथ देता, मेरे पति। उनका बर्ताव मेरे लिए एक सहारा था। जब पूरा दिन तानों और तिरस्कार से मन टूट जाता, तब मैं बस उनके पास चली जाती। उनका प्यार और देखभाल मेरी सारी थकान मिटा देती थी। शादी के पहले ही साल में माँ बनने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, मेरी उम्र कम है और कुछ भी हो सकता है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जानवी, ये बच्चा हम नहीं रखेंगे। मैं अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन जैसे ही ये बात मेरी सास को पता चली, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम बच्चे को नहीं बचाओगे, पत्नी के लिए बच्चा छोड़ेगा। अगर ऐसा किया तो तुम दोनों को ये घर छोड़ना होगा। वो घर उनकी माँ के नाम था। ससुर का देहांत हो चुका था और मेरे पति उस घर के इकलौते वारिस थे। मेरे पति बहुत ही जिंदादिल और प्यार करने वाले इंसान थे। जब मेरी डिलीवरी का समय आया, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने मेरे पति से पूछा, आप क्या चाहते हैं, पत्नी को बचाया जाए या बच्चे को? मेरे पति ने बिना एक पल सोचे कहा, मेरी पत्नी को बचाइए, वो मेरी जान है। लेकिन मेरी सास ने विरोध किया, बच्चे को बचाओ। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अंतिम निर्णय पति का माना जाएगा और उस पर ही अमल किया जाएगा। भगवान की कृपा से मैं भी बच गई और हमारा बच्चा भी। वो एक बेटा था। हमने उसका नाम रखा नीरज। मेरे पति ने उस समय के बाद मेरी बहुत देखभाल की। वो सचमुच मेरे लिए सब कुछ थे। 2 साल बाद मेरी सासू माँ का निधन हो गया। घर मेरे पति के नाम था। अब हम तीनों बहुत सुकून और प्यार से जी रहे थे। नीरज अब 3 साल का हो गया था, लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। शादी के 7 साल बाद मेरे पति एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में हुए हादसे में चल बसे। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। उस वक्त नीरज सिर्फ 7 साल का था। कैसे मैंने वो दिन काटे, कैसे हर सांस ली, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने उसी दिन निर्णय लिया, अब कभी शादी नहीं करूंगी।
मैं बहुत छोटी उम्र में विधवा बन गई थी और उसी दिन मेरी मुस्कान भी कहीं खो गई थी। मेरे माता पिता ने मुझसे एक बार कहा था, जानवी, अपना बेटा हमें दे दो, हम उसका पालन पोषण करेंगे। तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी पूरी जिंदगी बाकी है तुम्हारी। लेकिन मैंने अपने पति को एक वचन दिया था कि मैं नीरज की देखभाल खुद करूंगी और कभी किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। मेरे लिए ये बेवफाई होती। मैं यादों में भी अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती थी। वो मेरे लिए सब कुछ थे और रहेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले मेरी माँ इस दुनिया से चली गईं। फिर कुछ वर्षों बाद पिताजी भी चल बसे। जिंदगी जैसे अकेलेपन और संघर्ष का दूसरा नाम बन गई थी। कोई किसी का नहीं होता, ये मैं अब महसूस करने लगी थी। दुखों की भी एक आदत सी हो गई थी, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। मेरे माता पिता के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो भी था, मकान और कुछ जमीन, वो मेरे नाम हो गया, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। मेरी बड़ी बहन तो तब भाग गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। तब माँ बस इतना कहती थी, न जाने कहाँ गई होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। वो हमेशा कहती थी, जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होती। ये बात मेरे मन में कहीं गहरे बैठ गई थी। जब मेरी बड़ी बहन घर से भाग गई थी, तब लोग कहते थे, ऐसी बेटी अगर माँ बन गई तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपनी बहन के लिए बहुत बार प्रार्थना की, लेकिन पापा ने कभी उसका नाम तक नहीं लिया, जैसे वो उनके लिए मर चुकी हो। मैंने उस मुश्किल वक्त में अपने परिवार की इज्जत बचाई और उसी वजह से मैं माता पिता की सबसे प्यारी बेटी बन गई। समय बीतता गया, अब मेरा बेटा नीरज 17 साल का हो गया है। घर में अब सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। मुझे मेरे माता पिता से जो संपत्ति मिली थी, उसमें एक मकान मिला। बाद में मैंने बाजार में 2 दुकानें भी खरीदी। शुरू में किराया बहुत कम था, गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन समय के साथ किराया लाखों तक पहुंच गया और हमारा जीवन थोड़ा आसान हुआ। हम 2 ही थे, खर्च भी कम था। मैं नीरज को स्कूल के बाद कॉलेज भेजने लगी। मैं चाहती थी कि वो अच्छी नौकरी करे और फिर मैं उसके लिए एक सुंदर, समझदार बहू लेकर आऊं, ताकि इस घर की खामोशी टूटे, ताकि इस अकेलेपन का कोई अंत हो। लेकिन अकेलापन बहुत भारी होता है। कभी गर्मी हो या सर्दी, अचानक मुझे बहुत गर्मी लगने लगती, इतनी कि मैं बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहाती। बस जब तक पानी शरीर को छूता है, तब तक ही कुछ शांति मिलती है। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत सहा है, पति को खोया, माता पिता को खोया और जिंदगी अकेले गुजारी। बाहर से आप मजबूत दिखती हैं, लेकिन अंदर से जो दर्द और तनाव आप झेल रही हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्ट्रेस है। और शायद ये बात सच है, दुनिया जिसे मजबूत समझती है, वो कितना टूटा हुआ इंसान है, ये दुनिया नहीं जानती। कुछ समय बाद मुझे एक अजीब सी बीमारी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि दर्द और तनाव मेरे शरीर को जकड़ रहे हैं। ये बीमारी मेरे लिए खतरनाक साबित हो रही थी। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक रात जब मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मैं नहाने के लिए बाथरूम गई, लेकिन अंदर जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। हमारे बाथरूम की छत बहुत छोटी थी और उस पर एक स्काईलाइट जैसा हिस्सा था। मुझे लगा कोई उस छत के जरिए मुझे देख रहा है। मैंने अपने हाथ से छत को छुआ और महसूस किया कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैं बहुत डरी गई, जल्दी से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आ गई। बाथरूम के बाहर कोई नहीं था। रात के लगभग 2 बजे थे। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन अगले दिन फिर वही अनुभव हुआ और इस बार मुझे एक परछाई भी दिखी। मैं एक जवान माँ हूँ, अपने बेटे के लिए जी रही हूँ। मेरी उम्र अब 36 साल की है। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग अपने इरादे भी बदल चुके हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ मेरे साथ होगा। मुझे शक होने लगा कि शायद कोई मेरा वीडियो बना रहा है या घर में किसी तरह घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है। जब मैं बाहर आई तो वहां कोई नहीं था। फिर मैं अपने बेटे के कमरे में गई, जहां वो फोन में व्यस्त था। मैंने उस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। जब मैंने बेटे से कहा, मुझे लग रहा है कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत उठ गया।
उसके हाथ में लकड़ी थी और उसने घर के हर कोने को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर का दरवाजा भी बंद था। उसने मुझसे कहा, शायद आपको भ्रम हो रहा है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा, मुझे कभी कभी परछाई दिखती है। लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन मेरी तबीयत फिर खराब होने लगी। मैंने तय किया कि जब मेरी तबीयत खराब हो तो मैं बाथरूम नहीं जाऊंगी। घर के आंगन में बाथरूम था और बेटे के कमरे में भी एक बाथरूम था। मैं उस बाथरूम में अक्सर नहीं जा पाती थी क्योंकि वह उसका था। मुझे लगा कि मैं उसके सोने में खलल डाल सकती हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने आसपास की स्थिति ध्यान से जांची, दरवाजे बंद थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं बाथरूम गई और नहाने लगी, लेकिन उस दिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए। आज मैंने सिर्फ परछाई ही नहीं देखी, बल्कि उसके कदमों की आवाज भी सुनी। मुझे बहुत डर लगा, मेरा दिल घबराने लगा। मैंने तुरंत बाथरूम की लाइट बंद कर दी ताकि जो भी बाहर खड़ा हो, वह मुझे देख न सके। मैं डर से कांप रही थी और अपने बेटे को बुलाया। जब वह बाहर आया, तो मैंने उसे बताया कि मुझे लगता है कोई घर में है। लेकिन वह पहले से ही जागा हुआ लग रहा था, जैसे मेरी बातों का इंतजार कर रहा हो। मैंने पूरा घर छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। बेटे ने कहा, माँ, तुम चिंता में हो, तुम्हारा भ्रम है। यहाँ कोई नहीं है। वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन समझ रहा था कि मैं तनाव में हूँ और इसलिए मुझे ये ख्याल आ रहे हैं। अगले दिन मैंने एक योजना बनाई। बाथरूम के सामने थोड़ी मिट्टी थी, उस पर पानी छिड़क दिया ताकि कोई वहां खड़ा हो तो उसके कदमों के निशान रह जाएं। रात को जागते हुए कुछ समय बाद मैं बाथरूम गई, तो मैंने कदमों की आवाज सुनी। मैं नहा नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक दरवाजा खोला और कहा, जो भी यहाँ है, यहाँ से चले जाओ, मैं अब सच जानना चाहती हूँ। लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था। जब मैंने लाइट जलाई तो बाथरूम के सामने मिट्टी पर कदमों के निशान थे। ये देखकर मैं चौंक गई। मतलब ये कि यह सब मेरा भ्रम नहीं था, मेरे घर में सच में कोई था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा कौन कर सकता था? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो फिर कौन? सुबह होते ही मैंने बाथरूम के सामने मिट्टी वाली जगह को ध्यान से देखा। वहां सच में पैर के निशान थे। ये निशान शायद मेरे बेटे जैसे थे। मेरे मन में आया कि शायद कोई मेरा लाइव प्रसारण कर रहा हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि अब बाथरूम जाना छोड़ दूं, लेकिन ये मेरा घर है। यहाँ मैं डर रही हूँ। अगर कोई यहाँ आकर कुछ भी करता है तो मेरे बेटे को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं बूढ़ी नहीं थी, पर शरीर बहुत कमजोर हो गया था और मैं घर का काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी थी, जो 2 दिन बाद आती थी और काम करती थी। घर में हम दोनों ही थे, इसलिए ज्यादा गंदगी नहीं होती थी और खाना भी मैं ही बनाती थी। एक दिन नौकरानी मेरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तभी मेरा बेटा आया। उसने जमीन पर पड़े मिट्टी के पैरों के निशान देखे और बोला, नहीं नहीं साहेब, मैंने अभी सफाई की है। मेरा बेटा हंसते हुए वहां से चला गया। नौकरानी उसके जूतों के निशान भी साफ कर रही थी। जब मैंने उसे सफाई करना बंद करने को कहा, तो मैंने सीधे बात नहीं की, लेकिन ध्यान से उन पैरों के निशानों पर नजर रखी। वो निशान वही थे जो बाथरूम के सामने मिट्टी में थे। इसका मतलब था कि वो पैरों के निशान एक जैसे थे। मेरा मन बहका, क्या ये मेरा भ्रम था या सच में मेरे घर में आए चोरों और मेरे बेटे के पैर के निशान एक जैसे थे? या फिर शायद वो पैर मेरे बेटे के ही थे। मेरा सिर अचानक घूमने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और तुरंत मेरे बेटे को बुलाया, जल्दी आ, तेरी माँ को कुछ हुआ है। मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया और मुझे पास के क्लिनिक लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत कमजोर हैं, किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहें और अपने मन पर कोई दबाव न डालें। जब हम क्लिनिक से वापस रिक्शा में बैठे तो मैंने एक महिला को देखा। वो काले रंग की साड़ी में लिपटी थी और ठमठल के पीछे से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि मैं उसे जानती हूँ, पर इस दुनिया में मेरा तो कोई नहीं था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे ने मुझसे कहा, घर जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता था, वो इतना बुरा काम कैसे कर सकता था? ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा?
मेरा बेटा मेरा एकमात्र रिश्ता था। वह मेरा सम्मान, मेरा अभिमान और मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने ये भी नोट किया कि घर का दरवाजा बंद था तो कोई अंदर कैसे आ सकता है। और जब मैं आधी रात को अपने बेटे को जगाती तो वह जाग रहा था, तो फिर मिट्टी पर चप्पल के निशान कैसे बन सकते थे। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा दिल बार बार यही कह रहा था। लेकिन मेरा दिमाग हर बार एक ही बात कहता, कुछ तो गलत है। अब सच जानना जरूरी था। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं खुद ही सच सामने लाऊं। मुझे एक योजना बनानी थी और उसे बिना डरे पूरा करना था। मैंने सोच समझकर एक प्लान बनाया। मैंने अपने बेटे से पूछा, तू पूरी रात क्यों जागता है? उसने जवाब दिया, मैं पढ़ाई करता हूँ मम्मी। मैंने फिर पूछा, आज कोई जरूरी काम है? उसने कहा, नहीं, आज कोई काम नहीं है। मैं आज जल्दी सो जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठी और धीरे से जाकर देखा मेरा बेटा अपने कमरे में चैन से सो रहा था। अब मैं जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ी। धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर देखा, मेरी रूह कांप उठी। वहां जो व्यक्ति था, उसकी चप्पल और कपड़े बिल्कुल मेरे बेटे जैसे थे। मतलब वो मेरा ही बेटा था। उसके हाथ में मोबाइल था और वह स्काईलाइट की तरफ फोन उठाकर वीडियो बना रहा था। वह इतना व्यस्त था कि उसे एहसास भी नहीं था कि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ। मैं गुस्से में पागल हो गई। मैं भागती हुई गई और लकड़ी से जोरदार वार किया। वो वहीं गिर गया। मैं चिल्लाई, डर के मारे जोर से आवाज लगाई। तभी कुछ ही पलों में मेरा बेटा अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? वो घबराकर पूछने लगा। अब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अगर मेरा बेटा यहाँ है तो फिर बाथरूम में जो था वो कौन था? मैं ये शब्दों में नहीं कह पा रही थी कि क्या हुआ था, लेकिन मेरा बेटा सब समझ गया। उसे लगा कि उसकी माँ ने किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया है जो घर में घुस आया था। उसने मेरे हाथ से लकड़ी ली और उस चोर को खींचते हुए बरामदे तक ले गया। लेकिन जैसे ही उसने उस व्यक्ति के चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरा दिल कांप उठा। वो कोई आदमी नहीं थी, वो एक औरत थी। और वो औरत थी मेरी अपनी बड़ी बहन। मैं तो जैसे कुछ पल के लिए जड़ हो गई। वो मेरे बेटे जैसे ही जूते पहनकर मेरे ही घर में दाखिल हुई थी और मेरा अश्लील वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करना चाहती थी? इतने सालों बाद मैंने उसे देखा तक नहीं था और आज वो इस तरह सामने आई। मैंने तो सोचा था, भले ही मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा हो या दर्द, फिर भी अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं उसे माफ कर दूंगी। लेकिन आज जो देखा उससे मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मैंने अपनी बहन को 15 साल बाद देखा था। वही बहन जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी, जिससे मैं अपने मन की बात शेयर करती थी। और आज वही बहन मेरे घर में घुसकर मेरा बदनाम वीडियो बनाने आई थी। मेरा बेटा सब देखकर गुस्से में तमतमा उठा। उसने उस औरत पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी मासी है। ये सुनकर वो चौंक गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। और तब मुझे याद आया, वो दिन जब मैंने एक औरत को रिक्शा में मेरी तरफ घूरते देखा था। वो कोई अजनबी नहीं, मेरी बहन ही थी। पता नहीं कितने दिनों से वो मुझ पर नजर रख रही थी, लेकिन ऐसा क्यों? उसकी हालत बहुत ही खराब थी। हालांकि वह मुझसे 4 साल बड़ी थी, पर आज वो एकदम बेसहारा लगी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने खुद को इस हालत में क्यों पहुंचा दिया? मैंने उसे पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन जिस नजर से वो मुझे देख रही थी, मानो मुझे खा जाएगी। वो गुस्से से बोल पड़ी, बहुत बड़ी आई मेरी हालत की फिक्र करने वाली। तेरी माँ ने पापा के सामने अच्छी बनने के लिए मुझे पीछे धकेल दिया और तुझे आगे कर दिया। मेरे पति से शादी करवा दी तुझसे और पूरी जायदाद भी तेरे नाम कर दी। अब सब कुछ तेरा हो गया और मैं क्या? मुझे पहले से पता था, मेरा होने वाला पति तुझे ही पसंद करते थे। पिता ने भी मुझे अपने दिल से निकाल फेंका। तू सब अकेले खा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा तुझे ब्लैकमेल करूंगी, पैसे नहीं सही लेकिन इज्जत तो है ना। 17 साल के बेटे की माँ बन गई है तो क्या हुआ? अब तू छोटी है क्या? रात में तेरा वीडियो बनाया मैंने, सोचा कि तुझे ब्लैकमेल कर लूंगी।
मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। कभी हंसती, कभी रोती, कभी चुपचाप घूरती रहती। वो अपनी तकलीफों, ईर्ष्या और घृणा में खो चुकी थी। अब वो मानसिक रूप से भी असंतुलित हो चुकी थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो जो सच नहीं है, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह चिल्लाने लगी और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी। उसकी हालत सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 महीने से नहाई तक नहीं थी। शायद इसलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि वह खुद कुछ देख भी नहीं पा रही थी। फिर भी वह सुबह उठी, लेकिन वो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। हमें नहीं पता था कि वो खाना खा रही है या नहीं। उसने हम पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई बातें बताईं कि वह मानसिक रूप से गंभीर स्थिति में है। जिस फोन का वह इस्तेमाल करती थी, वो चोरी किया हुआ था। ये जानकर हम सभी सकते में आ गए। मेरी बहन अब मानसिक रोगी बन चुकी थी। वो कई अजीब और बेतुकी बातें करने लगी थी। उसकी कोई बात समझ पाना बहुत मुश्किल था। उसके फोन में एक महिला का नंबर था। हमने उस महिला को फोन किया। वो मिलने आने वाली थी, क्योंकि वह मेरी बहन को ढूंढ रही थी। वो महिला मेरी बहन के पति की बहन निकली। वो हमारे घर आई। उसने कहा, ये लड़की हमारे परिवार से भागी हुई है, इसलिए सभी उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। सास ने भी उसे बहुत परेशान किया है। भगवान ने एक प्यारी सी बेटी दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो बेटी 2 हफ्तों के भीतर ही इस दुनिया को छोड़ गई। उसके बाद से ही मेरी बहन की हालत बिगड़ती चली गई। उसके पति ने कुछ समय बाद दोबारा शादी कर ली। घर में कोई उसे अपना नहीं मानता था। सिर्फ मैं ही थी जो उसकी देखभाल करती थी। वो अक्सर गुस्से में रहती थी, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती थी। इस तरह कई साल गुजर गए और वह मानसिक रूप से टूटती चली गई। आखिरकार वह पागल हो गई और घर से भाग गई। कभी कभी अचानक मेरे घर आ जाती थी, फिर बिना बताए कहाँ चली जाती, कुछ पता नहीं चलता। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे तुमसे बहुत शर्म आती है। उसने दुनिया में सब कुछ खो दिया था, माँ बाप, पति, सब कुछ। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसे जो सजा मिली वो उसी की गलतियों की थी, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने उसकी इलाज की शुरुआत की। उसे एक ऐसी मानसिक बीमारी थी जिसमें उसे लगता था कि हर कोई उसका दुश्मन है, यहाँ तक कि मैं भी। डॉक्टर ने कहा, ये बीमारी प्यार और धैर्य से ठीक हो सकती है। मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत की, उसे प्यार दिया और उसका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी और फिर एक दिन उसने मुझसे माफी मांगी। अब मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। वो मुझे वापस मिल गई है, एक सच्ची बहन के रूप में। मुझे बहुत खुशी है कि वह फिर से मेरे परिवार का हिस्सा बन गई है। उसने एक बार घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और उसी गलती की उसे सजा भी मिली। धन्यवाद दोस्तों। बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी।